बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। TSS से मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। आज का टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म 2 लेक्चर्स में कवर होगा, लेक्चर 11 और लेक्चर 12। लेक्चर 11 में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म, तो इसके हम डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बताना है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा लेक्चर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर मुश्तमिल है। बेटे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म से। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने लगे हैं आइसोमेरिज्म। 2 or more compounds having same molecular formula but different structural formulas and properties are called isomers and phenomena is called isomerism। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे कि ये आपस में आइसोमर्स हैं और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाएगा। बेटे, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन आइसोमेरिज्म, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन आइसोमर्स। द केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बेटे, मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने लगी हूँ, C2H6O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके 2 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज पॉसिबल हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसके अलावा हम लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 कंपाउंड्स मैंने ड्रा किए हैं। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करते हैं, कंपाउंड में ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन मौजूद है। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन मौजूद हो तो ऐसा कंपाउंड ईथर कहलाता है, क्योंकि इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, इसमें देखा जाए तो हमारे पास ये OH फंक्शनल ग्रुप है। तो ये OH फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो इस हिसाब से ये अल्कोहल है। बेटे, ईथर अल्कोहल, इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो बेटे, फिर ईथर और अल्कोहल ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हम लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। M रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर को और F रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मूला को। तो इसके 2 आइसोमर्स हैं। एक में चारों कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन बनाएंगे, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इसका दूसरा आइसोमर है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ CH3 आएगा और इधर भी CH3 आएगा। स्टूडेंट्स, ये 2 कंपाउंड्स मैंने अभी ड्रा किए हैं, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आप गिन सकते हैं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं और हाइड्रोजन 10। ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रेट चेन में है, इसका नाम है N। 4 कार्बन है तो मैं लिखूंगी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ पे लफ्ज यूज किया एन। बेटे, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड कंपाउंड है
इसमें अगर आप देखें तो सेकंड कार्बन के साथ ही मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो बेटे अगर आपने इसका कॉमन नेम लिखना है तो याद रखिएगा, जब भी किसी कंपाउंड में सेकंड कार्बन के साथ ब्रांच होगी तो आपने क्या लिखना है, आइसो। टोटल कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, तो आप लिखेंगे आइसो, आगे हाइफन लगाएं। 4 कार्बन की वजह से यहाँ पे हम लगाएंगे, लिखेंगे ब्यूट। अब इन सारी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आइसो ब्यूटेन। याद रखिएगा एन आइसो न्यू, ये जब हम यूज करते हैं तो इट मीन्स हम कॉमन नेम लिख रहे हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 8 के सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एन कहाँ पे यूज करना है, आइसो कब यूज करना है और नियो कब यूज करना है। स्टूडेंट्स, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ऐसे कंपाउंड्स आपस में आइसोमर्स होते हैं। और याद रखिएगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की खूबियों की बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो आइसोमेरिज्म उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक है। बेटे स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ आइसोमर्स की अगर हम बात करें, बेटे आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज के इस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने लेक्चर 12 में डिस्कस करना है। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने लगे हैं। The structural isomerism arises due to difference in arrangement of atoms within the molecule. Students, जब आप मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज करेंगे तो आपके पास एक नया मॉलिक्यूल आए जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। अब बेटे याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी ईथर और अल्कोहल की, ईथर और अल्कोहल। तो बेटे ईथर का फॉर्मूला है, ईथर का फॉर्मूला लिखने लगी हूँ CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। दूसरी तरफ अल्कोहल की बात कर लेते हैं, CH3 CH2 बॉन्ड OH। बेटे ये अल्कोहल है और ये ईथर है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए तो वो होगा C2H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट हैं। दोनों में मौजूद फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटे, डिफरेंट है, लिहाजा इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। बेटे एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक है, इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन। और एक और मैं लिखने लगी हूँ मॉलिक्यूल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। बेटे अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों में 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और 1 Cl। तो बेटे ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूलाज है। बेटे हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक ये हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ किया है और एक ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटे इसमें Cl जो है इस कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के साथ Cl अटैच है। अगर मैं इस Cl को फर्स्ट वाली से हटा के सेकंड वाली कार्बन के साथ अटैच करूं तो बेटे फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। हाइड्रोजन हम तब लगाते हैं जब हमने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर। अब हमारे स्टूडेंट्स जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन देख रहे हैं वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही Cl यहाँ से हटा के यहाँ पे अटैच करेंगे तो हमारे पास एक नया आइसोमर बनेगा, एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जो कुछ इस तरह से होगा। तो इसका नाम है बेटे, इसमें अगर नंबरिंग करें तो कुछ इस तरह से होगी। सेकंड पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है तो आप लिखेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। बेटे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। इट मींस दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो बेटे हुआ क्या है कि सिर्फ एटम की अरेंजमेंट मॉलिक्यूल में मैंने चेंज की। पहले ये एटम
मॉलिक्यूल में इस जगह पे था, अब मैंने इस जगह से मॉलिक्यूल को हटाकर सेकंड पोजीशन पे अटैच कर दिया है, तो बेटे एक नया आइसोमर हमारे पास बन गया। बेटे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चेन आइसोमेरिज्म को पढ़ना है। चेन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है स्केलेटल आइसोमेरिज्म। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने पढ़ना है पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। उसके बाद मेटामेरिज्म देखेंगे और सबसे लास्ट पे टाटोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप से, जो कि चेन आइसोमेरिज्म है, और इसे हम स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। बेटे चेन आइसोमेरिज्म ये वो आइसोमेरिज्म की टाइप है अगर आप कार्बन चेन की नेचर चेंज कर दें ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, तो आपके पास एक नया आइसोमर बनेगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C5H12। इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगी हूँ। अगर यहाँ से एक कार्बन मैं उतार के तो इस कार्बन के साथ उसे अटैच करता हूँ, तो बेटे एक नया स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूँ, C और इधर भी ये कार्बन, तो बेटे ये देखो तीनों स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम साथ अटैच करते हैं। बेटे इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, और अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। बेटे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटे ये जो सेंटर वाली कार्बन है इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, लिहाजा इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। बेटे आप इन तीनों कंपाउंड्स में देख सकते हैं कि 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला तीनों का डिफरेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो इट मींस इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कार्बन चेन की नेचर बदल दी है। पहले सारे कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखा, फिर मैंने क्या किया, स्ट्रेट चेन से एक कार्बन उतारा और वो ब्रांच बना दी। ये कंपाउंड मैंने इस तरह से बनाया था कि स्ट्रेट चेन में से 2 कार्बन उतारे और उन दोनों को मैंने ब्रांच बना दिया। तो बेटे अगर हम नाम लिखने की बात करें, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो इसलिए N लगाएंगे, N मीन नॉर्मल। 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो हम एन लिखेंगे, N पेंटेन। बेटे अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पे ये एक ब्रांच आ गई है और ये ब्रांच अटैच है सेकंड कार्बन के साथ, 1 2 3 4, यानी सेकंड कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है। तो जब सेकंड कार्बन के साथ एक ब्रांच अटैच हो तो हम लफ्ज यूज करेंगे आइसो। टोटल कितने कार्बन है इस कंपाउंड में? 5 कार्बन है, 4 स्ट्रेट चेन में और 1 ब्रांच में, तो हम क्या लिखेंगे, आइसोपेंट। सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, आइसोपेंटेन। अब मेरे पास स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, 2 कार्बन जो है वो मैंने ब्रांचेस बना दी हैं और वो मैंने कार्बन 2 के साथ ही अटैच किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ इस कंपाउंड में कार्बन 2 के साथ 2 ब्रांचेस अटैच हैं। याद रखिएगा, जब भी कार्बन 2 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों, 2 ब्रांचेस अटैच हों, तो आपने लिखना है नियो। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं, तो हम लिखेंगे नियो पेंटेन। आपको पता है एन कब लिखते हैं, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 3 कंपाउंड्स मैंने ड्रा किए हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों की नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है, लिहाजा इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। और याद रखिएगा कि जो अल्केन्स हैं वो चेन आइसोमेरिज्म देते हैं, ठीक है।
माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये फिनोमिना जो है वो कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म। हमने इन तीनों कंपाउंड में देखें तो चेन ही चेंज की है बस, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे कंडीशन है कि कार्बन चेन की नेचर चेंज होनी चाहिए। अब बेटे चेन आइसोमेरिज्म में एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। अगर मैं 4 कार्बन लूं, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन लूं, तो ये मेरे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं ड्रॉ करती हूँ CH3। बेटे आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, तो मैं पहले ही लिख रही हूँ साथ साथ CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इसका नाम है एन ब्यूटेन। ब्यूट तब लगाते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो। एन मीन सिंगल बॉन्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चेन में से ये कार्बन उतार दूं तो फिर मेरे पास चेन कुछ इस तरह से होगी, CH3, CH और CH3। अब जो मैंने कार्बन उतारा CH3, वो आके अटैच होगा यहाँ पे CH3। ले जी, हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो मैंने पेंटेन की एग्जांपल में आपको समझाया था कि अगर आपकी ब्रांच सेकंड कार्बन के साथ अटैच होती है तो आपने फिर आइसो लफ्ज यूज करना है। आइसो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है 4, तो आप लिखेंगे ब्यूट। चारों कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखेंगे एन, आइसोब्यूटेन। आई होप आपको चेन आइसोमेरिज्म की समझ आ गई होगी। बेटे चेन आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स हैं उनकी कार्बन चेन एक दूसरे से डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन जो इसके कंपाउंड्स बने हैं, एक एन ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है, यानी एक स्ट्रेट चेन में है और एक ब्रांच में है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत अहम पॉइंट है, लोग समझ लें कि आपके लिए ये ट्रिक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये मेन चेन है, अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेन चेन है। आप देखें कि इन दोनों की मेन चेन डिफरेंट है। एक में 4 कार्बन है और एक में 3 कार्बन है। एक ही मेन चेन के साथ एक ब्रांच अटैच है। ये तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब 2 आइसोमर आपके सामने मौजूद हैं, अगर उनकी मेन चेन डिफरेंट हो तो आप कह सकते हैं कि ये चेन आइसोमर। मेन चेन में कह रही हूँ पेरेंट चेन। माय डियर स्टूडेंट्स, मेन चेन है पेरेंट चेन। इज डिफरेंट। तो बेटे मैंने चेन आइसोमेरिज्म में आपको 2 एग्जांपल समझाए हैं, एक में 4 कार्बन है और एक में 5 कार्बन थे। तो बेटे आप 5 कार्बन वाली एग्जांपल भी देख लें और 4 कार्बन वाली एग्जांपल भी देख लें। उनमें जो आइसोमर्स बने थे, उन तमाम आइसोमर्स की पेरेंट चेन एक दूसरे से डिफरेंट थी। जैसे यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, जैसे बेटे आपको मैंने इस एग्जांपल में बताया कि दोनों की पेरेंट चेन डिफरेंट है। ये ट्रिक याद रखिएगा कि चेन आइसोमेरिज्म में मेन चेन यानी पेरेंट चेन डिफरेंट होती है। अल्लाह हाफिज।